एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। लास्ट चैप्टर में हमने इसके लास्ट सेशन में हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये देखा था कि हमारा जो बजट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बजट रिसीप्ट्स, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स हमने कल सारा डिटेल में देखा था। आज हम देखेंगे कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर के नाम से क्लियर है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा, हमारा एक्सपेंसेस, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो खर्चा कर रही है। इसमें क्या होता है? हमारा कैश आउटफ्लो होता था। जब हमने बजट रिसीप्ट देखी थी उसमें हमारा क्या हो रहा था? कैश इनफ्लो हो रही थी, भी कहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन इस केस में हमने क्या देखना है कि हमारा कहाँ पे पैसा जा रहा है। जैसे हमारी बजट रिसीप्ट 2 टाइप्स की होती है, वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप्स का होता है। एक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें हमने देखा था कि कैपिटल रिसीप्ट कौन सी होती है? विच इधर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। इसमें हमारा क्या होगा? टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेट वन आइटम्स विच रेफर्स टू डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, जिनकी हेल्प से हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है? कम हो रही है, या फिर हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। उनका हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स बोलते हैं। और रेवेन्यू क्या होता है? इनमें हमने कल भी देखा था, कौन सा वर्ड था? नीदर। नीदर, जिसमें ना ही नीदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट्स, जिनका नेट इफेक्ट से ना ही हमारी लाइबिलिटीज कम होती है, ना ही हमारे एसेट्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। रेवेन्यू आर से रेगुलर, कल भी हमने देखा था कि रेगुलर के अंडर कौन सी आइटम्स आती हैं जो कि हमारी रेगुलर नेचर की होती हैं। जैसे कि कल हमने रेगुलर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में देखा था, वैसे ही होती है हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू तो क्या है? दोनों सेम ही है, इनका मीनिंग क्या है? सेम है, लेकिन डिफरेंट आइटम हमारे पास क्या जाती है? एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मीन्स रेगुलर एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे भी खर्चा करती है। गवर्नमेंट क्या पे करती है? किसी को वेजेस पे कर सकती है, वहां पे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है, कोई कंपनसेशन पे करती है, कोई इंटरेस्ट पे करती है। जहां पे भी गवर्नमेंट रेगुलर नेचर की आइटम्स की पेमेंट करती है उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि दैट वन आइटम विच नीदर रिड्यूस द लाइबिलिटीज और इंक्रीज द एसेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश, वो सारे मेथड जिसमें हमारा जो कैश है वो बाहर जा रहा है, हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, उनको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें क्या आ जाता है? जैसे डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब क्या है? पहले हमने क्या थी? बोरिंग्स ली थी, लेकिन अब हम क्या करते हैं? रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स कर रहे हैं। रीपेमेंट को क्या किया जा रहा है? लोन किया जा रहा था। जब हमने लोन लिया तो गवर्नमेंट, यहाँ पे जो भी हमने लेना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? गवर्नमेंट ने जब लोन लिया तो गवर्नमेंट की क्या होगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। लेकिन अब जब लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये हमारे कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या परचेज ऑफ, हम कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जब कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, कुछ ना कुछ हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके साथ आउटफ्लो किसका हो रहा है? कैश का आउटफ्लो हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे एसेट्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस यही है, हमें एक चीज को माइंड में रखना है, बस रिसीप्ट्स को देख लो, विच इधर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड रिड्यूस इन एसेट्स। और हमारे रेवेन्यू में कौन सा वर्ड यूज होना है? नीदर का। और एक्सपेंडिचर कैपिटल उसका टोटली क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। उसमें हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वहां पे एसेट्स डिक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इनका डिफरेंस देखें, कल हमने कौन से रिसिप्ट्स देखे थे? हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एक तरफ हमारी आ जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी तरफ हमारी क्या आती है? कैपिटल रिसिप्ट्स। इसका मेनली डिफरेंस में ये पॉइंट्स आ सकते हैं। फर्स्ट पे हमारे क्या हो गया? मीनिंग हो गया। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है?
विच ईदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो हमारी कौन सी होती है, विच नीदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी और रिड्यूस इन एसेट्स। दूसरी तरफ हमारा क्या था, नेचर, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ये कौन सी होती है, रेकरिंग नेचर की होती है। रेकरिंग मीन्स टू बी, ये हमारे रेगुलर नेचर की होती है। लेकिन जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होती है ये रेगुलर नेचर की नहीं होती। एक हम इसमें क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका हमारा क्या था, फाइन, पेनल्टीज, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। इसमें हमारी क्या आती है, हमारे पास कैश इनफ्लो, हमने क्या किया, बोरिंग्स की है, डिसइन्वेस्टमेंट की है, ये क्या आता है हमारे इसमें आ जाता है। और इनका अफेक्ट, इनका जो कैपिटल रिसिप्ट का डायरेक्ट इफेक्ट हमारा क्या आता है, जीडीपी पे पड़ता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पड़ता है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट का डायरेक्ट इफेक्ट हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हेल्प से। जैसे कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं, वैसे ही हमारे पास एक डिफरेंस बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये भी क्या होता है, हमारा सेम होता है। एक तरफ हमारी क्या आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ हमारे क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता था, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर में क्या होता है, विच ईदर डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एज वेल एज इंक्रीज इन एसेट्स। और इधर क्या हो जाएगा, टोटल ऑपोजिट। यहाँ पे हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं, नीदर का, विच नीदर डिक्रीज इन लाइबिलिटी एज वेल एज इंक्रीज इन एसेट्स। अब ये फिर से इनकी नेचर कौन सी होती है हमारे पास, रेकरिंग नेचर की होती है। लेकिन ये कौन से होते हैं हमारे, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। फिर एक एक हमारे पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल आ जाती है। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो देखिए, वेजिस पेड, सैलरी पेड, इम्प्लॉइज तो गवर्नमेंट के होते हैं, इंटरेस्ट पेड। इसमें हमारी क्या आती है, परचेज ऑफ, कुछ भी हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकते हैं, या फिर रीपेमेंट किसी की कर सकते हैं, लोन की कर सकते हैं। अफेक्ट फिर से सेम आ गया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारा जीडीपी पे। लेकिन इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारा जीडीपी पे, क्योंकि इसका जो मेन होता है वो हमारा किसके नेगेटिव इफेक्ट करता है, हमारे सोशल वेलफेयर पे। जैसे कि हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वैसे भी अब तो ये एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन जब से चेंज हुआ है, जब से वो उसको अबॉलिश किया गया, जब से गवर्नमेंट बजट टेक इनटू अकाउंट आया है, उसके बाद से ये एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट नहीं करते इकोनॉमिक्स में। लेकिन पहले टू टाइप्स के और एक्सपेंडिचर होते थे, एक है हमारा प्लान एक्सपेंडिचर, एक है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, प्लान मीनिंग से क्लियर है, जिसके साथ की क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है प्रॉपर वे से, उनको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जिनको बजटरी पॉलिसी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए फिस्कल पॉलिसीज में क्या किया था, इंक्लूड किया जाता था। जिसमें क्या आते हैं, हमारे कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कितनी हमने कैपिटल एसेट्स परचेज करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है, कितने हमने पॉलिसीज बनानी है जो कि हमने बजटरी पॉलिसी में इंक्लूड करनी है, या फिर जितनी भी हमने असिस्टेंस देनी है। असिस्टेंस अब सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं हर एक पर्सन को, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। तो ये कौन सी असिस्टेंस हो जाती है, हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें नीदर तो हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रही है और ना ही हमारा डिक्रीज इन एसेट्स हो रहा है। तो ये क्या आता है, प्लान्ड। दूसरी तरफ हमारा क्या जाता है, नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड में हमें कौन से टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, जो कि हमारी डे टू डे फंक्शनिंग्स के साथ रिलेटेड होते हैं, डेली रूटीन के साथ रिलेटेड होते हैं, जिनकी हम प्रॉपर वे से प्लानिंग नहीं करते। जैसे कि हमने लॉ को कैसे मेंटेन करके रखना है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मेंटेन करके रखना है, या फिर हमने डिफेंस पे कितना खर्चा होना है, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होती है टू रन द फंक्शनिंग्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द इकोनॉमी स्मूथली। लेकिन कई बार इनका 1 मार्क्स में मीनिंग पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने टाइप्स के होते हैं, बजट हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस बजट, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस के नाम से क्लियर है कि बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें हमारी जो इकोनॉमी होती है पूरी बैलेंस की कंडीशन में होती है। अब इसमें यहाँ पे पढ़ते किसके बारे में, एक रिसिप्ट्स के बारे में, एक हमारे क्या होता है एक्सपेंडिचर के बारे में। दो ही हमारे बजट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसके इक्वल होती हैं, एक्सपेंडिचर के इक्वल होती हैं, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही स्टेबल होती है। लेकिन अनबैलेंस बजट कौन से होते हैं, एक सरप्लस, एक हमारे पास होता है डेफिसिट। अब सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस केस में जो हमारी रिसीप्ट्स होती है वो हमारे एक्सपेंडिचर से क्या होती है, ज्यादा होती हैं। तो
ये होता है हमारा सरप्लस बजट। इन्फ्लेशन की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम कौन सा बजट यूज करते हैं? सरप्लस बजट यूज करते हैं। क्योंकि सरप्लस बजट में क्या होता है? प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अगर पब्लिक में, इकोनॉमी में ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी तो डिमांड उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस को टैकल करने के लिए हम कौन सा बजट यूज करते हैं इन्फ्लेशन में? सरप्लस बजट। और डेफिसिट इसका क्या होता है? टोटली ऑपोजिट हो जाता है। डेफिसिट बजट वो बजट होता है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? लॉस। इसको हम शो किसके साथ करते हैं? नेगेटिविटी के साथ शो करते हैं, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, किससे? रिसीप्ट से ज्यादा होते हैं। और जो हमारी डिफ्लेशन की कंडीशन होती है, जो हमारी डिप्रेशन की कंडीशन होती है, उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए कौन सा बजट यूज करते हैं? डेफिसिट बजट यूज करते हैं। अब फर्दर डेफिसिट बजट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक हमारे होते हैं प्राइमरी डेफिसिट। फर्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू के नाम से क्लियर है, वो हमारा एक्सपेंडिचर, वो डेफिसिट जो कि रेवेन्यू आइटम के साथ रिलेटेड होता है, उसको हम कौन सा डेफिसिट बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है? अब इसमें हमारा डेफिसिट है तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब नेचुरल वे से एक्सपेंडिचर क्या होगा? ज्यादा होगा। इन विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, मतलब हमारी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी होती है? जो कि रेगुलर, आर से रेगुलर, जो हमारे किस नेचर की होती है? रेगुलर नेचर की होती है, डे टू डे फंक्शनिंग के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसमें नीदर वर्ड यूज होता है, विच नीदर इंक्रीज और डिक्रीज, ना ही उसमें एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होता है, ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट के कुछ इंप्लीकेशंस होते हैं कि उसका हमारी, अगर हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट है तो उसका इकोनॉमी में क्या अफेक्ट पड़ेगा। पहले क्या? इनएबिलिटी टू मीट द एक्सपेंसेस। जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ये इनएफिशिएंसी होती है कि वो एक्सपेंसेस को प्रॉपर वे से मीट नहीं कर पाती। अब ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? हमारे डे टू डे रनिंग के एक्सपेंसेस, हमारे स्मूथली फंक्शनिंग के एक्सपेंसेस। जो हमारा रेवेन्यू बजट है वो भी तो किसके साथ रिलेटेड होता है? डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड होता है। सेकेंड है बोरिंग्स। तो अब हमारे पास, अब देखो, और कुछ करे ना करे, गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे तो करेगी करेगी, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लीगल फैक्टर्स है, जो जरूरी खर्चे, वो तो उसने करने गए। अब गवर्नमेंट को उस खर्चों को करने के लिए पैसा चाहिए। अगर हमारा पहले ही डेफिसिट है तो गवर्नमेंट को क्या लेने पड़ेंगी? बोरिंग्स लेनी पड़ेगी। बोरिंग्स वो कहाँ से भी ले सकती है? पब्लिक से भी ले सकती है बोरिंग्स, वो आरबीआई से भी ले सकती है और फॉरेन कंट्री से भी ले सकती है, जिसके कारण जो हमारा नेशनल डेप्ट है वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हाई हो जाएगा। देन कम्स डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को फोर्सफुली, कई बार पैसा उसके पास नहीं है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन जो हमारी रेवेन्यू क्या है वो बहुत ज्यादा कम है। नेट इफेक्ट क्या होएगा? उसको क्या करनी पड़ेगी? डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट का हमने कल मीनिंग भी देखा था कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस को जो गवर्नमेंट है सेल कर देती है टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर, टूवर्ड्स द नॉर्मल पब्लिक, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब इन्फ्लेशनरी क्या होती है? डिमांड ज्यादा है लेकिन उतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है। ये मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन एक्सपेंडिचर की डिमांड बहुत ज्यादा है, खर्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास उतनी सप्लाई मनी की अवेलेबल नहीं है। नेट इफेक्ट क्या होगा? प्राइसेस और हाई हो जाएंगी। अब अगर प्राइसेस हाई होंगी तो उसके बाद हर चीज की प्रोडक्शन वो भी हाई होगी, जिसके कारण गवर्नमेंट को डेली टू डेली के कंडीशन के फुलफिल करने के लिए उसको फिर क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, जिसका नेट इफेक्ट किस में पड़ जाएगा? इन्फ्लेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये तो थे इन्फ्लेशन इम्प्लीकेशन के पॉइंट्स। इम्प्लीकेशन क्या थे? क्या अफेक्ट होते हैं। अब इस इम्प्लीकेशन को, रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे, कौन कौन से मेजर से दूर कर सकते हैं? पहले हमारे पास क्या? बोरिंग, सबसे इजी। अगर हम बाहर से बोरिंग्स लेंगे तो क्या होगी? इकोनॉमी में सिचुएशन, पैसा आएगा, कैश का इनफ्लो होएगा, तो हम एक्सपेंडिचर इजिली कर पाएंगे। देन कट इन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपने खर्चे को क्या करना पड़े चाहिए? कम करना चाहिए। नेचुरली है, हम अगर अपने खर्चे को थोड़ा सा कम करेंगे तो इनमें कौन सी कंडीशन हो जाएगी? बैलेंस की कंडीशन हो जाएगी। अब एक्सपेंडिचर हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? सब्सिडीज, लोगों को हम बहुत ज्यादा अमाउंट पे सब्सिडीज पुअर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, खेती सेक्टर को प्रोवाइड करें, तो वो सब्सिडीज को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, थोड़े से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी।
देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट नेचुरली उसका अफेक्ट है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट तो होगी। हम अभी यहाँ पे देख के हटे हैं। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को एक तो अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, दूसरी अपनी इनकम को ज्यादा करना चाहिए। अब उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ से होती है, ज्यादा टैक्सेस लाए, टैक्सेस की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। जो उसके बाद फाइन्स, पेनल्टीज, प्रोविजन, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने पड़ जाएंगे, जिनको फॉलो करना पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो उसको फॉलो अप नहीं करना पड़ पाएगा तो उसको क्या चार्ज की जाएगी, पेनल्टी चार्ज की जाएगी, या फिर रजिस्ट्रेशन फीस हाई करनी पड़ेगी। वो सारे मेथड, जिस मेथड से गवर्नमेंट को इनकम होती है, उनको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट है जो कि हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के साथ रिलेटेड है। सेकंड हमारा कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट कौन सा होता है, इसको हम ग्रोस फिस्कल डेफिसिट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या आता है, हमारा टोटल डेफिसिट आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरिंग्स। इसमें रिसीप्ट्स के अंदर हमने बोरिंग्स नहीं लेनी, क्योंकि बोरिंग्स पहले ही की क्या है, नेगेटिविटी को शो करती है। चाहे उसमें हमारा इनफ्लो तो जरूर हो रहा है, लेकिन बोरिंग से क्या हो रही है, हमारी लाइबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे टोटल रिसीप्ट्स में हमारी क्या जाएगी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरिंग। सिर्फ बोरिंग्स को हमने नहीं लेना। और जो अगर हम दूसरे मेथड से देखें, अगर हम इसमें बोरिंग्स को नहीं ले रहे, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ऑन द अदर हैंड किसके इक्वल होता है, बोरिंग्स के इक्वल होता है। तो इसलिए अगर सारी दुनिया में इकोनॉमी कहाँ कहाँ से हमने बोरिंग्स की है, कितनी पब्लिक से की है, कितनी आरबीआई से की है, या कितनी हमने फॉरेन कंट्री से की है, अगर उनका हम समेशन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। और दूसरा नाम क्या है, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। अब अगर हमारी फिस्कल का मतलब ही क्या होता है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखना, यही हमारी गवर्नमेंट की क्या होती है, पॉलिसी होती है। तो जो ये फिस्कल डेफिसिट है, ये बहुत ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम बन जाती है, एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसकी भी कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन है। सबसे क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। जो हमारा इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज होएगा, सेम डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, एक्सपेंडिचर की डिमांड बहुत है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो लोगों के पास क्या है, अगर इनकम क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करने की क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। जब ज्यादा टैक्स लगाएगी तो पीपल के पास जो इनकी जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिमांड पे पड़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, फिर उसकी हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारी जीडीपी पे क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारा ये तो था हमारी डिमांड टोटली अगर इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को चीजें चाहिए ही चाहिए, नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगी। अगर प्राइसेस राइज हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड उतनी है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, तो प्राइसेस नेट इफेक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग। थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। स्पाइरल इन्फ्लेशनरी का मतलब ही क्या होता है, प्राइस का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। तो प्राइस कहाँ से इंक्रीज होगी, अगर डिमांड बहुत ज्यादा लेकिन सप्लाई अवेलेबल नहीं है, नेट इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड ज्यादा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस फर्दर इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। तो हम एक विशियस सर्कल ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। नेशनल डेट, बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है, तो उनको लोन लेना पड़ेगा, फॉरेन कंट्रीज पे लोन लेना पड़ेगा, उनके डेप्ट लेना पड़ेगा, फिर उनको पे करने के लिए, अब लोन लिया तो एक बार के तो एक्सपेंडिचर कर लिए, लेकिन उस लोन को पे करने के लिए फिर से दोबारा लोन लेना पड़ेगा। इसी प्रोसेस में हमारा जो इकोनॉमी फंस के रह जाएगी। नेक्स्ट है विशियस सर्कल ऑफ फॉरेन डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड जीडीपी। हमारा क्या होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या रहेगी, टैक्स की रेट क्या बढ़ा देगी, जिसके कारण लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण डिमांड भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारी जीडीपी भी क्या हो जाएगी, फर्दर कम हो जाएगी। क्राउडिंग आउट, अब ये एक टर्म है क्राउडिंग आउट, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पहले मीनिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पब्लिक से लोन ले लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के जो अवेलेबल फंड है
जो कि हमारा मेन प्रॉफिट सेक्टर है, जहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ इकोनॉमी को प्रॉफिट होता है, उनके लिए जो फंड है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। क्योंकि गवर्नमेंट पहले डेफिसिट पे, वो पब्लिक से ऑलरेडी लोन ले चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए एक अमाउंट भी लोन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है इरोजन ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से, पब्लिक से, आरबीआई से लोन लेगी, फिर उस लोन को पूरा करने के लिए फिर से लोन लेगी, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी रेपुटेशन पे, गुडविल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण हमारी कंट्रीज के साथ कोई भी अच्छी दूसरी कंट्रीज डीलिंग करने से पहले ही सोचेगी। ये तो इम्प्लीकेशन थे हमारे फिस्कल डेफिसिट के। अब इनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, सबसे पहले क्या है, बोरिंग। सबसे अच्छा पॉइंट है कि बोरिंग्स कर लो तो उसके कारण क्या होएगा, हमारा डेफिसिट जो क्या कम हो जाएगा। लेकिन बोरिंग्स क्या है, लोन लेंगे, फर्दर लोन लेंगे, फर्दर लोन लेंगे। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को क्या करना, ज्यादा करना। अभी मनी सप्लाई को कैसे ज्यादा कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपने जो एक्सपेंडिचर है उन पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। इन पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी मनी सप्लाई ज्यादा थोड़ी सी इंक्रीज हो सकेगी फॉर द इकोनॉमी। ये थे फिजिकल डेफिसिट के साथ रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट किसकी होती है, हमारी बोरिंग्स की। जितना गवर्नमेंट को बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट वो सेल्फ डेफिसिट होता है, हम ये देखते हैं कि एक इंटरेस्ट लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट के बजाय गवर्नमेंट ने कहां कहां पे एक्सपेंडिचर किया। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट को तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे। गवर्नमेंट इंटरेस्ट को छोड़ के, किसके इंटरेस्ट को छोड़ के, बोरिंग्स पे करने वाले इंटरेस्ट को छोड़ के, और कहाँ कहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट बोल रहे हैं। अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाता है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो होने का मतलब कि जो हमारा सारे का सारा खर्चा सिर्फ किसका है, इंटरेस्ट पेमेंट का। भी गवर्नमेंट एक लोन के इंटरेस्ट को पे करने के लिए ही फर्दर लोन ले रही है। जैसे गवर्नमेंट का पहले लोन क्या था, 10 लाख था। अगर उस पे उसका 10% इंटरेस्ट था, डेट इज 10,000 था, तो इस 10,000 के इंटरेस्ट को पे करने के लिए वो फर्दर क्या ले रही है, लोन ले रही है। बस वो जो भी उसका है जीरो डेफिसिट का, यही मतलब होता है। अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो हमारा प्राइमरी, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। फिजिकल डेफिसिट किसके इक्वल है, हमारा इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल है। तो इट मींस जितना भी हमारा डेफिसिट है, जितना भी है, वो सिर्फ किसके साथ रिलेटेड है, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। सारी अमाउंट गवर्नमेंट का और भी कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ एक ही खर्चा है, वो कौन सा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना। और उसी के लिए वो क्या ले रही है, लोन को चुकाने के लिए फर्दर वो लोन ले रही है। नेक्स्ट है, कैन देयर बी फिजिकल डेफिसिट विदाउट द रेवेन्यू डेफिसिट। कि फिजिकल डेफिसिट के बिना क्या रेवेन्यू डेफिसिट के बिना फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड्स। लेकिन जो रेवेन्यू है उसमें क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। उसमें सिर्फ कौन से खर्चे आ जाते हैं, रेवेन्यू के साथ रिलेटेड आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या आता है, टोटल ज्यादा पूरी इकोनॉमी का, जो हमारी अदर देन बोरिंग्स। ये क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट है हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को दिखाता है कि हम कितने स्टेबल हैं और कितनी हमें फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बस यही सारा चैप्टर है। इनमें जो मेन है, या आपको पता पूछा जाएगा ये डेफिसिट क्या होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसीप्ट्स। कई बार ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसीप्ट्स। सबसे पहले हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये क्या होते हैं, टाइप्स। जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो बजट रिसीप्ट्स होती है, ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। सॉरी, ये डिफरेंस आता है हमारे पास रेवेन्यू बजट, रिसीप्ट बजट एंड एक्सपेंडिचर बजट। ये भी नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट।
रेवेन्यू बजट क्या होता है हमारा, टू टाइप्स का हो जाता है। रेवेन्यू में क्या आती है हमारी, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल बजट में हमारा क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। उसके बाद मीनिंग, इसमें क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, नीदर। इसमें ना ही कोई एसेट्स में चेंज आती है, ना ही इसमें कुछ लाइबिलिटीज में चेंज आती है। लेकिन जो कैपिटल बजट होता है उसमें क्या होता है, या तो हमारे एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, या फिर जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। और उसके बाद इनकी नेचर, जो हमारा रेवेन्यू बजट है वो कौन सी नेचर का होता है, रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब रेगुलर नेचर का होता है। लेकिन जो हमारा कैपिटल बजट है रेगुलर नेचर का नहीं होता। उसके बाद क्या आते हैं इनकी एग्जांपल्स। अब रेवेन्यू में क्या आता है, फीस, पेनल्टीज, वेजेस पेड, सैलरी पेड, या फिर टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। इसमें क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाती है, या फिर पे बोरिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि कुछ ना किसी ढंग से लाइब्रेरी इंक्रीज और डिक्रीज होती है जीडीपी का। इसका जो जीडीपी के कौन सा इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है। लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट्स का, हमारा बजट का हमारी जीडीपी पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। बस यही है ये सारा चैप्टर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक के साथ रिलेटेड कोई क्वारी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस